रचित सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, और सभी दर्शकों को नमस्कार। पिछले हफ्ते आपने टोक दिया था TGIF के लिए, उसके बाद मार्केट ऊपर गया भी, बट मौका नहीं मिला। मैं सिर्फ इंडिकेशन देना चाह रहा हूँ कि आप टोक देते हैं, वहां पे चीजें बदल जाती हैं। सर, ऐसा कोई मुगालता नहीं पालता हूं मैं कि मेरे कुछ कहने से करने से बाजार में कुछ भी होने वाला है। क्या हो रहा है आपने बताना है, एनालाइज आपने करना है। IA आप हैं। फिर देखिए, बिफोर वी मूव अहेड, एक चीज मैं रिकॉल कराना चाहूंगा कि 23 सितंबर को मैं दर्शकों के समक्ष आया था आपके चैनल के माध्यम से, और तब हमने डिस्कस किया था, जब निफ्टी करीबन 17,450 चल रही थी, कि सिचुएशन ग्लोबली थोड़ी सी चिंताजनक है, और उसके चलते हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। तब आप देखें कि निफ्टी की एक अपन ने रेंज भी डिफाइन करी थी कि 16,800 का डाउन साइड और 17,350 का अपसाइड। आप इस चीज को देखें, अगर सर क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने पूरी की पूरी रेंज को रिस्पेक्ट किया है, और ये मैं क्यों सबके समक्ष रखना चाह रहा हूं कि हम स्टॉक वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देख रहे हैं। इंडेक्स में वॉलेटिलिटी रहती है, मगर इंडेक्स बहुत रेंज बाउंड होता जा रहा है धीरे धीरे। और 23 सितंबर से आज, मतलब आप ये देख लीजिए, हमने करीबन 10 ट्रेडिंग सेशन निकाले हैं, और हमने गैप अप्स भी देखे हैं, गैप डाउन भी देखे हैं, बट ये रेंज ब्रीच नहीं हो पा रही है। बहुत स्ट्रगल हो रहा है। कल भी आप देखें, इस रेंज के ऊपर गैप अप किया था, और उस टाइम दिन के दौरान जब गैप अप हुआ था, ऐसा लगा था कि शायद अब ये रेंज ब्रीच हो रही है। वो नहीं होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हमको अब इंटरनेशनल मार्केट से आती हुई दिख रही है सर, और इस चीज को हमें थोड़ा सा अब कॉशियस अप्रोच रखना होगा। जैसा कि अभी पिछले सितंबर में भी हमने 2-3 बार यूरोप की प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी। फिर मैं वापस उस चीज को दोहराना चाहूंगा, और इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि अब हमें थोड़ा सा अपनी अप्रोच को इसलिए भी ज्यादा कॉशियस रखना है, क्योंकि यूरोप में भी अब क्या है, आप देखिए, दो अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। एक यूरोप की है, और एक आपके ब्रेग्जिट के बाद जो अब यूके है, उसकी प्रॉब्लम्स अलग आ रही हैं सामने। और इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, मगर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, मतलब आज से 2 से 3 महीने, मैक्सिमम 4 महीने में आप कोई कंट्री का डिफॉल्ट आते हुए देखिए। अब मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं आपको, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि अगर कंट्री डिफॉल्ट करती है, कंट्री के डिफॉल्ट से बॉन्ड मार्केट में बहुत हलचल होती है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में हलचल होती है। आप इसको ऐसे भी समझे सर कि हम अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम बड़े मार्केट प्लेयर्स में से एक हैं, और जब कोई बड़ा मार्केट में कोई इश्यू आता है तो उसका इम्पैक्ट हमको भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप देखिए गैस प्राइसेस जिस तरीके से अब बढ़ गए हैं, विंटर्स अप्रोच हो रही हैं, यूरोप गैस खरीद नहीं पा रहा है। और आपने क्रूड ऑयल का भी सुना होगा कि जो ये लोग प्रोसेस करते हैं और क्रूड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें भी वो अब एक कटौती का अनाउंसमेंट आ गया है ओपेक कंट्रीज से। मगर वो इतना चिंताजनक इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उस प्रोडक्शन पे जहां पे वो चल रहे थे, उससे कम ही उनका कंजम्पशन हो रहा था, उनका इन्वेंट्री बढ़ रहा था। तो अब अगर वो कट भी करते हैं तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया के लिए तो आप देखें कि अब जो ओपन बिडिंग सिस्टम चालू हो गया है रशिया के साथ, हम एग्जिस्टिंग क्रूड से 20 से 30% नीचे ही खरीद रहे हैं, तो हम तो एक हेल्दी स्टेट पे हैं। मगर सर यूरोप की प्रॉब्लम अब थोड़ी सी ज्यादा डरा रही है, तो उस चीज को अब आपको बहुत संभाल के देखना होगा। अब ये तो बात हो गई सर यूरोप की और डर की। अब एक सिल्वर लाइनिंग है सर, जो अपन डिस्कस कर लेते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो, जो अभी ऑटो सेल्स नंबर आए थे सर, बहुत ही अलग लेवल पे कंजम्पशन अपना चल रहा है। अभी ऐसे ही कहीं पढ़ने में भी आया था कि इफ आई एम करेक्ट, राजकोट में दशहरे के दिन जलेबी और फाफड़ा की सेल 2 करोड़ रुपए की हुई थी।
और 1600 गाड़ियां राजकोट जैसे शहर में 1600 गाड़ियों की डिलीवरी हुई थी दशहरे के दिन। ये राजकोट और जलेबी फाफड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखें हमारा कंजम्पशन अब किस लेवल पे एम्पलीफाई हो रहा है। तो हम बहुत रोबस्ट कंजम्पशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप बहुत ही बड़ी परेशानी की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मैं अब ये समझता हूं सर कि अब फॉर एटलीस्ट कमिंग क्वार्टर्स टाइम एक बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ ही हमें मार्केट में आगे बढ़ना चाहिए। और ये इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि सर एक फेज आता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन का फेज। अब हम उस फेज में बहुत एक्टिवली आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम पे अब ट्रांजिट होते हुए एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरर के तौर पे उभरते आ रहे हैं और यूरोप एक प्रॉब्लम में आ रहा है। जब ऐसा होगा एक्सीडेंट्स होंगे, मार्केट वॉलेटिलिटी करेगा, लेवल्स ऊपर नीचे होंगे और कुछ कंपनीज जिनका यूरोप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है उन कंपनीज के साथ प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। उन कंपनीज पे एक्सपोजर कम रखें, अपनी जो कंजम्पशन स्टोरी है उस पे विश्वास पूरा रखें और उस पे इन्वेस्टमेंट करते चलें। ठीक है, तो ये दोनों तरीके की चीजें जो रचित सर कह रहे हैं, कुछ चीजें डराने वाली भी हैं लेकिन वहीं साथ ही साथ कुछ कॉन्फिडेंस देने वाली भी चीजें हैं कि कहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। रचित सर, इसमें जो आप कह रहे थे कि इतना भी इस हद तक चीजें जा सकती हैं कि किसी कंट्री का डिफॉल्ट तक हम देख सकते हैं, किस तरीके की कंट्री या कौन सा कॉन्टिनेंट से देख सकते हैं? किधर लगता है ये यूरोपियन नेशन होगा कोई या एशियन होगा? सर यूरोपियन ही होता हुआ दिख रहा है। मैं आपसे एक बहुत छोटा सा एक बात शेयर कर देता हूं कि इंडिया का जब करंट अकाउंट डेफिसिट 5.5% पे होता है तो इतनी ज्यादा हुआ हो जाता है, मगर आज के टाइम आप देखें तो यूके का अकेले का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 8% पे है विच इज क्वाइट हाई। तो मैं जो डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं आपसे, वो डिफॉल्ट की बहुत यूरोप के साइड ही कर रहा हूं और वो इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी ओवर लीवरेज चल रही है। वो अपने जो इकोनॉमिक स्टिमुलस दे रहे हैं या जो पैकेजेस दे रहे हैं या उनके जो बॉन्ड में डिस्टर्बेंस हो रहा है वो सिर्फ आज के डेट को आगे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट देयर विल कम अ टाइम जब वो जो डेट जो आपका बॉन्ड मार्केट में मैच्योरिटी का टाइम पास आएगा उसके पेमेंट पे जब डिफॉल्ट करेंगे तो सर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और मैं समझता हूं यूरोप में ऐसे कुछ देश हैं जो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा भी होगा क्रेडिट स्विस की बहुत बातें चल रही हैं, वो भी प्रॉब्लम में आ रहे हैं। और अभी उसके लिए तो यहाँ तक बातें होने लग गई कि साहब ये नया लेमन ब्रदर्स बन जाएगा और ये पूरा का पूरा एक 2008 का संकट हमें वापस दिखाएगा। ऐसा तो खैर मैं नहीं होता हुआ समझता हूँ क्योंकि लेमन ब्रदर्स के टाइम पे जो हमारा फाइनेंशियल रेगुलेशन सिस्टम था और आज जो है उसमें बहुत फर्क है। और क्रेडिट स्विस में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं है। क्रेडिट स्विस का अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो उसमें प्रॉब्लम जो आई है वो कहीं ना कहीं जो उनके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस में कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं उसके कारण से आई है। इंटरनली वैसे कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है और मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेटर अक्टूबर में क्रेडिट स्विस को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक कंट्रीज आ सकती हैं, कुछ एक बड़े कंपनीज आ सकती हैं जो उसको सपोर्ट करे और यहां से बाहर निकल जाए। मगर सर ये क्रेडिट स्विस है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, ऐसी अगर कोई कंट्री होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। एशिया एज अ ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है। चाइना की अपनी प्रॉब्लम है बट वो डिफॉल्ट के पास जाए ऐसा नहीं समझता मैं। मगर हाँ यूरोप में डिफॉल्ट के चांसेस हैं। यूरोप से और नेगेटिव न्यूज हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो यूरोप से कुछ बड़ी और नेगेटिव साइड की न्यूज हम देखने को मिल सकती है, ये खतरा मंडरा रहा है। और उसके बहुत सारे और कारण उसके इतिहास में भी हैं। यूरो का पूरा बनना, यूरो नेशंस का और यूरो की करेंसी का अडॉप्शन और जो बहुत सारे उसके अंदर में इकोनॉमिक जिस तरीके की पॉलिसीज बनी हैं और वो सारी चीजें, वो
कभी भी बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाई, कभी भी बहुत सेटल डाउन नहीं हो पाई। तो वो भी एक एलिमेंट है कि वो सारे देश आपस में कहीं ना कहीं कभी कोई शामिल हो रहा है, कोई नहीं शामिल हो रहा है, किसी ने यूरो को एक्सेप्ट कर लिया है, किसी को यूरो ने एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं करा है। बहुत सारी चैलेंजेस अभी भी चल रहे हैं और बहुत डिस्पैरिटी है। तो जहां एक तरफ यूके जैसा देश है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे वो वाले लातविया और एस्टोनिया और उस तरीके के भी देश हैं जहां बहुत चीजें अलग हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। और क्योंकि वो छोटे छोटे देश हैं तो इसलिए एक्सपेरिमेंट्स करने की भी गुंजाइश बन जाती है। वो हमारे कुछ कई बार तो कई शहरों से भी छोटे वो देश होते हैं, तो इसलिए भी एक्सपेरिमेंट करना वहां पे आसान हो जाता है। तो सैंड बॉक्स की बात होती है। एस्टोनिया में जो क्रिप्टो पे जिस तरीके की चीजें हुई, सरकार ने उसको अडॉप्ट करके अपनी लीगल करेंसी बना करके और बिटकॉइन के ऊपर में पूरी तरीके से डिपेंडेंस, और आज की तारीख में बिटकॉइन की क्या हल है, तो वो भी चीजें हैं। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और एक बड़ी डिपेंडेंस है क्योंकि मौसम की मार उनके ऊपर रहती है। ठंड जो उनका विंटर होता है वो हमारे विंटर से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। और रचित सर, मैं एक ही बार गया हूँ यूरोप, एक बार ट्रैवल करने का मौका मिला। वहां की गर्मी थी, उनका समर्स था, तो वो उतरते ही साथ जर्मनी में, और वो वहां काउंटर पे जहाँ वीजा या जो भी अराइवल वाला, तो वो कहता है कि आप ये कौन सा टाइप, मतलब आप एकदम गलत उसमें एक्सट्रीम उसमें आ रहे हो, खराब मौसम में। और वो आला हमारे लिए वो ठंड थी, हम जैकेट लेकर के और पहन करके, और वो आला हम खुश थे कि एक अच्छा मौसम है। अब वो उनके हिसाब से वो खराब मौसम था, उस तरीके की चीजें। और वो आला तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो कि बहुत अलग हैं, बहुत एक्सट्रीम है। और यूरोप के अंदर में भी बहुत एक्सट्रीमिटीज हैं। तो हो सकता है कि कुछ कंट्रीज, जहाँ जर्मनी की हम बात करें, तो वो बहुत स्ट्रांग भी हो सकता है, और लेकिन आगे चलते हैं और बाकी बहुत सारी छोटी कंट्रीज हैं जो कि चेक से लेकर के स्लोवाकिया भी और वो वाले भी, और बाकी एस्टोनिया और लातविया, तो बाकी क्या करें। तो वो भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप वाला भी डिफरेंस है। इटली और फ्रांस अलग है और बाकी देश अलग हैं, तो वो भी चीजों को देखना होगा। तो ये इंटरेस्टिंग है सर, लेकिन चीजें दिख रही हैं। इसमें मैं एक खबर आपको जोड़ूं कि इसी हफ्ते की और कल आज के उसमें देख रहा था मैं, तो वो ये है कि वहां शहर के अंदर में हर तरफ कूड़ा जलने की महक आ रही है। लोग परेशान हैं कि पूरे शहर में कूड़े के जलने की महक आ रही है। अगर आप दिल्ली एनसीआर और इधर आसपास अक्सर देखते हो, अभी थोड़े दिनों में वो खबरें आना शुरू हो जाएंगी, जो पराली जलाने वाली जो चीजें होती हैं, और वो पराली का जो पॉल्यूशन दिल्ली पे आता है, और उसके लिए ग्रैप लागू कर दिया जाता है कि जनरेटर नहीं चलेगा, डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारे नियम कानून, किसी भी तरीके से दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल लेकिन हो नहीं पाता है। हर बार खतरनाक लेवल तक पहुंचता है, दिखना बंद हो जाता है, चलना बंद हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्रेवल पे निकल जाते हैं साल के आखिरी ये वाले हफ्तों में, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर बहुत मुश्किल होने लगते हैं, बहुत स्मॉग, बहुत पॉल्यूशन हो जाता है। उस तरीके की चीजें यूरोपियन शहरों में हो रही हैं। और जब उसको और देखा गया कि ये क्यों हो रही है, तो पता चला कि घरों को गर्म रखने के लिए, और क्योंकि गैस और फ्यूल की सप्लाई इतनी लिमिटेड है और राशनिंग शुरू हो गई है या महंगा हो गया है, वो कूड़े को इकट्ठा रख रहे हैं अपने घरों में, अपने घर का कूड़ा जमा रख रहे हैं, उसको फेंक नहीं रहे हैं, और उसको जला करके घर को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक पूरा फुल सर्कल ड्रॉन कि कब हम किस लेवल पे थे और हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि उससे निकल आए, लेकिन पार्शियली निकल आए हैं। कम से कम कुछ एक परसेंटेज तो लोग हैं हिंदुस्तान के जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आ गए हैं। लेकिन ठीक है कि एक बड़ी परसेंटेज भले, लेकिन एवरेजिंग कर लेते हैं आप, तो फिर इंडिया को कह देते हैं कि नहीं, हम डिफॉल्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी ठीक चल रही है। वो अलग बात है कि 80% जो पैसा है वो 3% लोगों के पास है, और जो 20% पैसा है वो 13% लोगों के पास है, और बाकी तो है ही नहीं। तो वो भी चीज है। चलिए, तो ये इंटरेस्टिंग है सर, लेकिन दोनों चीजें हैं, चिंताजनक भी है और सिल्वर लाइनिंग भी है, तो वो भी आपने बता दिया। यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बाजार के अंदर में? सर एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, और ये मैं थोड़ी गर्व से कह सकता हूँ कि सर ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज ने, बहुत सारे बैंक्स ने अपने बॉन्ड पेमेंट डिफॉल्ट किया है। इंडिया इज द ओनली कंट्री अप टिल नाउ जिसने आज तक अपना पेमेंट डिफॉल्ट नहीं किया है सर। और इसके पीछे अगर मैं एक कारण समझूं, वो कारण ये है कि आज भी, मतलब अप टिल नाउ, अप टिल माय
एज अप टिल माय जनरेशन, हम लोगों को फाइनेंस को लेके एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखने के लिए हमेशा से सिखाया समझाया गया है। और हम अगर आज के टाइम में अगर कहीं से मनी लेंड भी करते हैं, बहुत जुडिशियली करते हैं, बहुत जुडिशियली उसका यूज करते हैं, फिजूल खर्ची अप टिल माय एज, अप टिल माय जनरेशन ऐसी हरकत हम नहीं करते हैं। और हम लोग अगर आप वैसे देखा जाए तो हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशियो वाली सिचुएशन है बहुत हेल्दी है, और हम पैसे से बहुत सॉलिड हैं सर। मतलब वो एक अलग बात है कि वो 2-3 लोग जिनको आप हर थोड़े टाइम में याद करते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छी है ही है, मगर सर हमारी भी अच्छी है। और एक छोटा सा फैक्ट और दूंगा सर कि पैसा, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ये सब तो आज आपने बढ़ते हुए देखा है। एक छोटा सा डेटा देना चाहूंगा सर, हो सकता है वो डेटा और इम्प्रूव ही हुआ होगा, बट आज भी इंडियन वुमेन होल्ड्स मोर देन 11% ऑफ द ग्लोबल गोल्ड। सर बहुत बड़ी मात्रा है ये। और हमारा वो एक जो पूरा सिस्टम डेवलप्ड है, हम लोग पैसे से बहुत सॉलिड रहे हैं और डिफॉल्ट सर नहीं होता है। ये तो एक छोटा सा फन फैक्ट था जो मैं आपको देना चाह रहा था। अब सर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट की रेंज अभी पहले वैसे सर ये जो आप कह रहे हैं डिफॉल्ट नहीं होता, मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि सरकार का डिफॉल्ट नहीं होता है। बॉन्ड्स का मतलब सरकार की बात हुई, सरकार के पास पैसे रहते हैं। सर आरबीआई, मैं सरकार की तरफ नहीं जा रहा हूँ सर, दिनेश सर अभी होंगे तो कुछ बोलेंगे, मैं आरबीआई की बात कर रहा हूँ सर। वो काम आरबीआई का है, सरकार का सर मैं जानता नहीं सर। ठीक है, तो आरबीआई ही तो सरकार का पैसा तो आरबीआई रखती है ना सर। गोल्ड जो अगर सरकार के पास होगा तो, क्योंकि इसमें दो बातें हो गई। एक तो वो है कि जो आपने कहा कि 11% दुनिया भर का गोल्ड हमारी महिलाओं के पास है, तो वो तो उनके घर पे हुआ, उनका पर्सनल उस पे हुआ। और दूसरी चीज जो हम डिफॉल्ट नहीं करते हैं, वो सरकार डिफॉल्ट नहीं करती है, आप ये कह रहे हैं। तो सरकार डिफॉल्ट नहीं करती, और कुछ देश हो सकता है डिफॉल्ट कर जाए, जो कि यूरोपियन नेशन भी हो सकते हैं, जो अभी हमने इससे पहले बात करी। तो वो कंपैरिजन है और वो ठीक है। हमारे पास, यानी हमारी सरकार के पास या आरबीआई के थ्रू ही के लिए, लेकिन अल्टीमेटली सरकार का पैसा है, और जो कि आरबीआई जो है उसका एक कस्टोडियन है सिर्फ, जो उसको मैनेज करता है। तो वो पैसा है, और हम हमारी जिस तरीके की मानसिकता कह लीजिए, या जो सिस्टम रहा है कंजर्वेटिव वाला, कि हम पहले एसेट्स पे काम करते हैं, हम डेप्रिशिएटिंग एसेट्स पे कम फोकस करते हैं। एक हमारा सिस्टम एक इस तरीके की हमारी अपब्रिंगिंग कह लीजिए, कल्चर ऐसा रहा है कि हम कोशिश करते हैं कि गोल्ड सबसे पहले खरीद लें, मकान पहले होना चाहिए, गाड़ी बाद में। पहले तो था, अब धीरे धीरे वो हो सकता है थोड़ा शिफ्ट हो रहा हो, नई जनरेशन गाड़ी पहले खरीदती है, हो सकता है मकान ना खरीदे या बाद में खरीदे। वो थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न उसको कल्चर को अडॉप्ट करने लगे, फॉलो करने लगे। तो प्लास्टिक मनी वाला कल्चर यहाँ पे भी आने लगा। हम पहले पैसे जमा कर लेते थे और उसमें से खर्च करते थे, अब हम पहले खर्च कर देते हैं, फिर उसको चुकाते रहते हैं ईएमआई के रूप में। तो वो जो कल्चर शिफ्ट हो रहा है वो थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसे हैं, वो पैसे आ कैसे रहे हैं सर, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पिछले साल का बजट जो वो टारगेट था 88,000 करोड़ का था डिसइन्वेस्टमेंट से। डिसइन्वेस्ट का मतलब जो हमारे एसेट्स थे उनको हम लिक्विडेट करके निकालेंगे, जिसमें से 60-65,000 करोड़ का टारगेट अचीव भी हो गया। तो 88,000 करोड़ रुपए सरकार नहीं निकाल पाई, 20-22,000 करोड़ रुपए से चूक गई, पिछले साल का था। इस साल के टारगेट्स और बड़े हैं, और ढूंढे जा रही हैं कि कहाँ कहाँ किस किस पीएसयू के पास कौन कौन सी जमीनें हैं, कौन कौन से लैंड बैंक हैं, किन चीजों को बेचा जा सकता है। बीएसएनएल टाटा को गया, उसका लैंड बैंक बचा है मुंबई में, वो किसको जाएगा। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे वो हैं जो कि फार्म हाउसेस कहलाते हैं, जो 20-20, 25-25 करोड़ की जिसकी वैल्यूज है, पीएसयूज के पास हैं, उन्होंने खरीदे हुए थे, और उनको जोड़ा जा रहा है। इस पे एक स्पेशल डिपार्टमेंट बन रहा है जो केवल डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है, जिसका काम होगा कि जो कुछ हमने पिछले 75 सालों में बनाया था, जिस एसेट को सरकार ने, देश ने मिल करके, उसको कैसे हम लिक्विडेट करके पैसे में कन्वर्ट कर लें, जिससे कि हम डिफॉल्ट ना हो, तो हमारा कहीं पे भी नाम ना खराब हो, हम सुपर पावर या विश्व गुरु के बनने की दिशा में अग्रसर रहे।